नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि एक फ्री बैच होने वाला है, पर जो लोग आज नए हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए नेट जेआरएफ कॉमर्स जिनका पेपर है, कॉमर्स पेपर 2 है यानी अगर आपका, तो ये हम एक कंप्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं जहाँ पे हम सारे लेक्चर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में देते हैं। प्लस उस लेक्चर की जो पीपीटी होती है, जो पावर पॉइंट होता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल पे जब आप सर्च करेंगे द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, जो हमारे चैनल का नाम यहाँ पे भी, जब आप उसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो उसे आपको उसे पीपीटी भी वहाँ पे मिल जाएगी तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यूनिट 2 का जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था पार्टनरशिप, वो पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज से हम कंपनी या कॉर्पोरेट अकाउंट्स को शुरू करने वाले हैं। मतलब यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 भी आपका 60-70 पोर्शन कंप्लीट है। बस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे 1-2 टॉपिक्स और 1-2 सब्जेक्ट का हिस्सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग की तैयारी सही चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आज का बैच शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले कंपनी अकाउंटिंग एकदम बेसिक्स पे। एकदम बेसिक्स पे हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सब्जेक्ट का आइडिया रहे इससे पहले कि आप अपीयर हो। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिससे आप ज़रूरी समझें तो पढ़ सकते हैं। ये संभव बैच चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। तो पार्टनरशिप वाला जिसका भी छूट गया है वो जाकर के पिछली वीडियोस में पार्टनरशिप पूरा कवर कर सकता है, बहुत अच्छे से और बहुत एक्सटेंसिवली हमने कवर किया, तो आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। जब आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आप कहोगे पार्टनरशिप में तो हमने अकाउंटिंग पढ़ी ही, तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की, यानी एक कंपनी की। जब आपने 12th में बीकॉम में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ना, टाइप्स ऑफ आप पढ़ते हो कि कितनी तरह के बिजनेस हो सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ते हो, पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हो, वैसे ही कंपनी पढ़ते हो, चाहे वो 1% कंपनी हो या प्रॉपर कंपनी हो। तो जो कंपनी की अकाउंटिंग होती है दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आप उसको कंपनी अकाउंटिंग बोलें या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलें। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, जो अकाउंटिंग चीज़ है हमने उसके हिसाब से पार्टनरशिप के हिसाब से पढ़ी थी, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म पे लगती थी। तो जब हम अकाउंटिंग वो पढ़ेंगे जो कंपनी पे लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये बहुत बेसिक है, आप एमकॉम कर रहे होंगे तभी आप जाहिर सी बात है नेट का पेपर दे रहे हैं या एमबीए कर रहे होंगे, तो यू आर गुड टू गो विद दिस। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो सब कुछ है, बट किसके लिए याद के रखना, किस चीज़ के लिए, तो दैट इज कंपनी। ठीक है। और करते क्यों हैं भाई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके। कंपनी में क्या चल रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज, इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो सके, हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास प्रूफ हो। तो जो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस होते हैं वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। डिफरेंस बस इतना है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिमिटेड है कहाँ तक के लिए, कंपनी तक के लिए। तो अब इसके लिए जब इतनी बार हमने कंपनी 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 20 बार बोल दिया, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये समझना है कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, ये तो भाई ठीक है, फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल दैट इंगेज इन बिजनेस, इट कैन बी एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। पूरी कहानी कुल मिला के कंपनी क्या है, तो कंपनी एक ऐसी चीज है जो एक इंडिविजुअल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1% कंपनी भी है 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। तो चाहे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल मिला करके जब एक साथ आते हैं, तो मुद्दा क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए कि वो प्रॉफिट के लिए आते हैं, और मिलकर के क्या करते हैं, एक अपने आप को एक डिस्टिंक्टिव नेम, एक दूसरे नेम से पहचान देते हैं। मैंने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को मैं अपने ही नाम से पहचानवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। पर मान लीजिए मैं अमन मिश्रा हूँ और मैंने ज्वाइन किया कोई बिजनेस, मैंने कोई कंपनी खड़ी किया, उसका नाम मैंने रख दिया मिस्टर ए एंटरप्राइजेज या एबीसी एंटरप्राइजेज। तो एबीसी एंटरप्राइजेज अलग हो जाती है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हो जाता हूँ। तो इन दोनों केस में क्या होता है, तो जब हम एक डिस्टिंक्टिव नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक कॉमन सील, सारे लोग आए, हम 100 लोगों ने मिलकर के, 50 लोगों ने मिलकर, 20 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और हमने कहा कि हम में से किसी का ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है एबीसी एंटरप्राइजेस का, एबीसी इंडस्ट्रीज का, और एबीसी इंडस्ट्रीज के लिए हम सारे के सारे उसके लिए काम करने को तैयार हैं। एक कॉमन सील के नीचे, एक कॉमन नाम के नीचे हम काम करने को तैयार हैं, तो वो है कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंपनी का, तो जाहिर सी बात है बिजनेस पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट होगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनीज एक्ट 2013 को कैसे डिफाइन किया गया, अ कंपनी टू मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है कि इस एक्ट में या इससे पहले वाले जो कंपनीज एक्ट हैं या इससे पहले वाले जो एक्ट हैं उसमें से किसी में भी अगर कोई कंपनी बनती है,
प्रीवियस कंपनी एक्ट में या इस कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से उसको कंपनी मान लिया जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी कंसिडर किया जाएगा। इससे पहले वाला एक्ट कौन सा है? तो 1956 का है, ये याद रखिएगा। ये 1956 वाली कंपनीज के आज भी हैं, तो बहुत सारी कंपनीज, पुरानी कंपनीज लगभग सारी ऐसी हैं जो 1956 में रजिस्टर्ड है। अगर कोई एक कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी मानेंगे, या कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर्ड है उसको कंपनी एक्ट मानेंगे, तो दोनों को कंपनी माना जाएगा। जो 1956 में अब जो नई कंपनियां बन रही है वो किस में रजिस्टर हो रही हैं? इसका आंसर तो होगा कंपनीज एक्ट। पर क्या पुरानी वाली को सबको ला करके नए में रजिस्टर करना जरूरी है? नहीं, 1956 वाली भी वैसी की वैसी चल रही हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कंपनी में शेयर। देखिए ये बेसिक्स है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपको लगभग पता होंगी, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिक्स को ही घुमा करके क्वेश्चन बनाया जाता है। जिनका बेस क्लियर होता है, जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है, उनको सब्जेक्ट कभी परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आपका बेस एक बार गड़बड़ा गया तो बाद में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बहुत टिपिकल टॉपिक पढ़ के जाइए और वो बेसिक से। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 अगर आपसे पूछ ले और आपको याद ना हो कि कंपनी को रजिस्टर कहाँ कराते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। या कंपनी अगर आपसे पूछ ले कि क्या जो कोई कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी मानने के लिए 2015 में फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा 2013 एक्ट के हिसाब से। 2024 में अगर एक कंपनी को कंपनी मानना है तो किसको मानेंगे? 2013 में रजिस्टर हुई वाली को या 1956 में रजिस्टर हुई वाली को? तो इसके लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए कि भाई उसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, लेकिन आगे से 2013 के बाद से जो कंपनियां बनेंगी उनका रजिस्ट्रेशन 2013 एक्ट के अंदर ही होगा। ये बात भी कंफर्म है। ठीक है, शेयर की बात करें तो शेयर क्या होता है? पहले आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे तो आप मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने अपनी बिजनेस खोला, उसमें 10 लाख रुपए डाला, सारा पैसा मेरा है। पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म में 3 लोग आ गए, 10 लाख ही डालना था, लेकिन सबने 3,30,000, किसी ने 4 लाख, किसी ने 2 लाख ऐसे करके डाला। 3 लाख लोगों ने मिल करके 3 लाख बना दिया। लेकिन कंपनी के केस में क्या है? उसमें बोला जाता है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर एक बहुत छोटा यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, जो बहुत बड़ी कैपिटल, मान लीजिए कंपनी की 100 करोड़ की कैपिटल है तो इसका जो शेयर प्राइस होगा वो कितना होगा? 100 रुपया। तो ये 100 रुपए भी जिसने ले लिया उसको कहेंगे उसने एक शेयर ले लिया। पूरे कैपिटल का क्या है? अब 100 करोड़ किसी एक आदमी का, तो इस 100 करोड़ का आपने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। कितना? 10,000 रुपए दे करके आपने 10,000 के लिए 1,000 शेयर खरीद लिए, तो आपने इतना छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो ये क्या है? शेयर ही तो है। अगर कोई इतना कैपिटल ले, कोई इतना कैपिटल ले, तो इसको क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर की हिंदी क्या होती है? हिस्सा। तो आप पूरे कंपनी के कैपिटल में से एक हिस्सा लेते हो, एक यूनिट निकालते हो, तो उसको शेयर कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जाहिर सी बात है, आप अकाउंटिंग से कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि शेयर जैसी बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इट कैन रिफर टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लिमिटेड पार्टनरशिप्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सब कुछ किसमें आएगा? शेयर में आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होगा? शेयर कैपिटल वो पूरा फंड होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल रिफर्स टू ऑल द शेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। शेयर क्या है? एक शेयर। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के रेट से, तो एक शेयर जो है 10 रुपए का है उसको शेयर बोलते हैं। लेकिन जब 1 लाख शेयर 10 रुपए के रेट से यानी 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए पूरा क्या है? दैट इज शेयर कैपिटल। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करते चलिए। According to section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013, a share is a share in the share capital of the company and includes stock। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा आप समझने जैसा नहीं है, बेसिक डेफिनेशन दी है आपके रेफरेंस के लिए। याद क्या रखना है? सेक्शन एक बार याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या है मैंने आपको बता दिया। जब पूरे अमाउंट की बात करते हैं, ऑल द मनी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। इट रिप्रेजेंट द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी विच इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कंपनीज इक्विटी एज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब जो पूरे ओनर की कैपिटल होती है, पूरी कैपिटल होती है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब शेयर कितनी तरह से होते हैं? अब देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि तो हमने 11-12 में पढ़ा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यही बेसिक चीज आपको लगेगा नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यही बेसिक चीज़ें से सवाल बनते भी हैं। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि यही बेसिक चीज़ें हम लोग वहाँ गलत कराते हैं। जब आप भी जाओगे आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ गलत होगा। अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछ लेंगे तो कहाँ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एग्जाम का प्रेशर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको आती हुई चीज़ भी गलत करा देता है। जिन लोगों ने पहले दिया वो तो जान रहे हैं, जो पहली बार दे रहे हैं इसीलिए उनके लिए कह रहे हैं इजी टॉपिक को भी लाइटली लेके चलने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए आपका जाता क्या है, 10 मिनट लगेगा लेकिन कम से कम आपका सब कुछ ब्रशअप हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं, मतलब शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो हम लोग कहते हैं ना कि शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होता है, अगर लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बियर करना पड़ेगा। ये किसके लिए कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है,
इक्विटी शेयर एक कॉमन है सबसे, ठीक है। स्टॉक दैट इज अ पब्लिक कंपनी इश्यूज टू रेज कैपिटल, टिपिकली होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट। इनके पास क्या होगा, वोटिंग राइट्स होंगे, ठीक है। दूसरा, ये जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, एनुअल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, और ये कंपनी में अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट होगा, इस बार कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी इन्हीं को मिलता है, और अगर कोई लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, कहाँ मिलता है इनको प्रेफरेंस? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल राइट होता है और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। कब? अगर डिविडेंड मिलना है पहले इनको मिलेगा, कंपनी बंद हो रही है, पैसा वापस आना है, कैपिटल रिएम्बर्स होना है, तो पहले किसका दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बस दो ही जगह ऐसा प्रेफरेंस मिलता है, अगर प्रॉफिट कम है तो पहले प्रॉफिट किसका देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड देना है पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एक यहाँ मिलेगा, दूसरी प्रेफरेंस कब मिलेगी, ये पूछ सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कब कब प्रेफरेंस मिलती है, क्या वोटिंग राइट में प्रेफरेंस मिलती है, तो नहीं। प्रेफरेंस कहाँ मिलेगी, एक डिविडेंड बढ़ते वक्त, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर वाले बंदे को डिविडेंड दें, उससे पहले हम किसको डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक। दूसरा कब मिलता है, अगर आज मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, अब कंपनी को सबके डेट क्लियर करने, तो हमने गवर्नमेंट का टैक्स दे दिया, एम्प्लॉय के ड्यूज दे दिया, अब हम पहले किसको पैसा देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बचेगा तो इक्विटी वालों को देंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो दो ही टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, ये याद रखने वाली बात है आपको। क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि वोटिंग राइट्स में भी प्रेफरेंस मिलता है क्या, या किसी और जगह प्रेफरेंस मिलता है क्या, कोई भी कंडीशन लिख देंगे कि टोकन देते वक्त या वोट देते वक्त या ऑडिटर को अपॉइंट करते वक्त प्रेफरेंशियल होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है, तो उस समय कंफ्यूजन आती कि हो सकता है मिलता हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि केवल दो बार मिलता है, एक बार डिविडेंड रिसीव होते वक्त और दूसरा कंपनी बंद होते वक्त जब पेमेंट वापस आनी होती तब। बाकी हर कंडीशन में दोनों को बराबर रखा जाता है। बोथ दीज टाइप्स ऑफ शेयर्स वेरी इन रिगार्ड्स टू शेयर इन प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग होती है, वोटिंग राइट्स एक के पास है, एक के पास नहीं है, यानी इनके पास है इक्विटी शेयर्स के पास, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं है। और जब कंपनी भी सेटलमेंट होगी तब भी राइट की बात अलग होगी, सेटलमेंट में किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, जब एक कंपनी अब चाह रही है कि हमें पैसा चाहिए, हमने बताया ना शेयर का मतलब होता है कैपिटल का हिस्सा। मैंने एक कंपनी बनाई या किसी ने भी एक कंपनी बनाई, अब उस कंपनी को कुछ अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, कुछ प्रोडक्ट लाइन में इंक्रीज करना है, एक नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी सोचेगी कि मुझे 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये 10,000 करोड़ मैं कहाँ से लूँ, या तो लोन लें, मान लीजिए लोन नहीं लेना चाहते, डेप्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दूसरा तरीका क्या, कंपनी इशू सोचेगी कि इसका हम क्या करते हैं, 10,000 करोड़ के लिए हम 1,000 करोड़ या मान लीजिए 100 करोड़ शेयर इशू कर देते हैं, 100 करोड़ शेयर इशू कर देते हैं 100 रुपए के रेट से, ठीक है। ऐसा कंपनी कर सकती है। तो कंपनी शेयर इशू कब करती है, शेयर इशू कैसे करती है, जब उसको पैसे चाहिए होते हैं, जब फंड्स की रिक्वायर होती है, तो पब्लिक से कहती है कि काम करिए, आप हमारी बैलेंस शीट देखिए, हमने पिछले 3 साल से 2 साल से प्रॉफिट किया है, हम बहुत अच्छे बिजनेस वाले हैं और हमको 10,000 करोड़ की बिजनेस चाहिए। क्यों चाहिए वो रीजन भी बताते हैं कि हमको नया प्लांट लगाना, और जैसे ही नया प्लांट लगाएंगे उससे बहुत प्रॉफिट आएगा, तो आप हमको हमारे में अगर अपना शेयर खरीदते हैं, हमारा शेयर खरीदते हैं, आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको 10 रुपये 20 रुपये डिविडेंड देंगे, आपको प्रॉफिट बनाएंगे, आप यही 100 रुपये का शेयर बाद में 300 का बेच के निकल जाना। यही तो होती है शेयर मार्केट का पूरा खेल। तो इश्यू ऑफ शेयर में क्या होती है, कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है कि आइए हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। ये आपको याद होगा, किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप शेयर्स खरीदते हैं, प्रॉस्पेक्टस के बेस पे। प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो क्या करेगा, पहले वो एप्लीकेशन करेगा। आपने एक एप्लीकेशन डाल दी, डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर, कि मुझे भाई 10 शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए, 200 शेयर चाहिए। उसके एप्लीकेशन के बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो 90% लोग सब्सक्राइब करेंगे, बस ये याद रखिएगा, 90% लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, ये मिनिमम लिमिट है, तभी शेयर्स का इशू वैलिड माना जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, पहले कंपनी क्या करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी कि जी देखिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, हम टाटा इंडस्ट्रीज हैं, हम ये नया कंपनी ला रहे हैं, नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इसमें आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। लोगों को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि हम इंटरेस्टेड हैं। एक बार एप्लीकेशन होगी, अगर एप्लीकेशन उतनी ही आई जितने शेयर्स हैं तब तो कोई बात नहीं, सबको दे देंगे। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई, ज़्यादा एप्लीकेशन आने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है। कई बार प्रो राटा बेसिस पे होता है, कई बार कुछ लोगों को कैंसिल कर देते हैं, कुछ लोगों को देते हैं। अगर जो लोग आईपीओ में पैसा लगाते होंगे उनको ये बात पता होगी, आईपीओ में आप जब शेयर अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है आपको शेयर मिल जाए। आपने 10 लॉट मांगे और आपको हो सकता है एक ही मिले, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और आपने 10 मांगे, एक भी नहीं मिला, तो इसका मतलब आपका शेयर रिजेक्ट हो गया।
तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की हो जाती है तो क्या होता है, फिर अलॉटमेंट पे जाते हैं। अलॉटमेंट मिलने के बाद जिनको अलॉटमेंट मिल गया, अब वो शेयर उनके हो गए, तो शेयर का प्राइस कंपनी, अब तो देखो प्रैक्टिकली जब हम पढ़ते हैं, एक बात ये ध्यान में रखिए, आपने 12th में भी पढ़ा होगा तब भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी कि जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 2 रुपये एप्लीकेशन में मांगा, 2 रुपये अलॉटमेंट में मांगा, 1 रुपये फर्स्ट कॉल में मांगा, 1 रुपये सेकंड कॉल में मांगा। लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरे शेयर का पैसा आपको एक बार में दे के खरीदना होता है, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो देखिए जो पढ़ाई है, जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि कॉल्स में पैसा आता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो थ्योरेटिकली आपने ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा कुछ पैसा डाल के, फिर अलॉटमेंट की कॉल आएगी, फिर 1-2 कॉल और आएंगी, उसके बाद शेयर आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकली क्या याद रखना है, प्रैक्टिकली आप सारा पैसा एक ही बार में देते हो, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज द लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, अगर 90% ऑफ द इशूड अमाउंट नहीं आया किससे, शेयर से, तो शेयर इशू को क्या मानेंगे, कैंसिल मान लेंगे, शेयर इशू वहां बेकार हो जाएगा। ये याद, ये 2 बार से 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन नहीं याद रहता है तो गड़बड़ा जाता है, और ये 3 से 4 बार पूछ चुका है ऑलरेडी। आप PYQ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर ये पूछता है, ठीक है। अ कंपनी में इशू शेयर्स आइदर, किसके लिए, फॉर कैश, जब कंपनी को कैश चाहिए हो शेयर के बदले में तो कैश पे इशू करेगा, या कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मुझे आपसे कुछ खरीदना है, मुझे आपसे 10 ट्रक खरीदने हैं, ठीक है। आपने कहा कि भैया 10 ट्रक चाहिए, तो मैंने एक तो शेयर इशू किए थे कैश के लिए, दूसरा मुझे आपसे 10 ट्रक खरीदनी है, अब मेरे पास कैश नहीं है आपको देने के लिए, मैं आपको कैश देना नहीं चाहता, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक काम करिए, मेरे 1000 शेयर ले लीजिए, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, मेरा एक शेयर 2000 रुपये का है, तो जो मेरे 1000 शेयर्स की वैल्यू है वो आपके 10 ट्रक के बराबर ही है, तो आप ले लीजिए, बाद में बढ़ेगा ही बल्कि। तो मैं अगर किसी और चीज़ के लिए, कैश के अलावा किसी और चीज़ में ट्रेड करने के लिए शेयर इशू करता हूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है। पेमेंट के लिए भी कई बार शेयर्स इशू होते हैं। मतलब आपने कहीं से कुछ सामान खरीदा, कोई फिक्स एसेट्स खरीदे, और फिक्स एसेट्स को आप पेमेंट करने के लिए आपके पास शेयर पड़े हैं, आप एज अ ओनर कुछ परसेंट तो शेयर अपने पास रखोगे, तो उसमें से आपने कुछ शेयर दे दिया, शेयर इशू कर दिया उनको कि आपको, आपके लिए 1000 शेयर इशू कर दिए, तो वो भी चलता है। मतलब शेयर किसके लिए होते हैं, दो, तो एक कैश के लिए, मुझे नया प्रोजेक्ट लगाना है, मुझे जनता से कैश चाहिए, पब्लिक से कैश चाहिए। दूसरा, अगर मुझे फिक्स एसेट करना है, फिक्स एसेट खरीदना है, उसकी पेमेंट करनी है, तो वो भी मैं शेयर्स के फॉर्म में कर सकता हूं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि लगता है कि केवल कैश के लिए करते हैं, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि अलग कंसिडरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, देखिए 12th का है, बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। इशू ऑफ शेयर का तरीका 2 ही है, इशू या तो पार पे होता है या तो प्रीमियम पे होता है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन आया कि जब हम कर रहे थे 12th में क्वेश्चन, सर तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि एक टर्म तो और था डिस्काउंट, वो कहाँ चला गया। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। लेकिन अब याद करें, कुछ कुछ आपको ब्लर मेमोरी तो आ रही होगी कि डिस्काउंट कहीं तो किया है, कहाँ तो किया है। तो उस जो ब्लर मेमोरी है उसका रीजन है शेयर्स का री इशू होना। जब शेयर्स फिर से इशू होते हैं, कब, जब हम शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं, मान लीजिए किसी को आपने शेयर दिए, उसने पेमेंट पूरा नहीं किया, उसके शेयर्स आपने फॉरफीट कर लिए, जब्त कर लिए। अब जब आप इस शेयर को री इशू करोगे तब आप डिस्काउंट में कर सकते हो। न्यू इशू कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता। तो किस किस कंडीशन में होता है अगर डिस्काउंट में नहीं होता, या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। पार का मतलब है 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए दे दीजिए, शेयर आपका, दिस इज शेयर इशू एट पार, जितनी फेस वैल्यू उतना ही आपसे लिए। 100 रुपए का शेयर है भाई साहब, 100 रुपए दीजिए, शेयर आपका, दैट इज शेयर इशू एट पार। मेरी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा पैसा भी मांगूंगा तो मिल जाएगा, लोग मेरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहें, तो उसको हम इशू करते हैं प्रीमियम पे। 100 रुपए का शेयर है, लेकिन आप 105 देंगे तभी मिलेगा, 100 के बदले में 100 देंगे तो मिलेगा नहीं, 105 देना पड़ेगा। मतलब ये प्रीमियम कंपनी डिसाइड करती है, 5% 10% प्रीमियम होता है। तो अगर 10% प्रीमियम है तो 100 रुपए का शेयर कितने में मिलेगा, 110 में। शेयर इशू एट प्रीमियम लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर का एक्चुअल प्राइस है, बुक वैल्यू है, उससे महंगा बिक रहा है शेयर, उससे महंगा खरीदना पड़ेगा आपको। और शेयर इशू एट पार का मतलब जितने का शेयर है उतने में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। मैंने बताया 2 कंडीशन है, या तो कैश के लिए करेंगे, नहीं तो किस चीज के लिए करेंगे। दूसरी कंडीशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दूसरा कब कब इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है अगर शेयर हम इशू करते हैं कैश के लिए, दूसरा हम किस लिए शेयर इशू करते हैं अभी बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक तो हम कैश के लिए शेयर इशू करते हैं, दूसरा किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। 4 से 5 आइटम आपको बताने हैं कि जिसके लिए आप शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब है तो एक ही कैटेगरी, पर उसके अंदर सब कैटेगरी 4-5 आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट करिएगा तो मुझे पता लगेगा कि आपको ध्यान है, उसके बारे में याद है, ठीक है।
अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब कैश के लिए करते हैं तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब एंट्री क्या पास करेंगे। इसमें केवल आपको एंट्री देखनी है, बस तरीके दो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर दिया, आपको करेक्ट वाली पीडीएफ मिलेगी, अब सही है। तो शेयर्स पेबल इन लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब होता है पूरा अमाउंट, जैसे आजकल प्रैक्टिकली होता है जब पूरा अमाउंट एक साथ देना होता है, दैट इज शेयर्स पेबल एट लमसम मेथड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दो ही तरीके होते हैं ना पेमेंट के। आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो कैसे खरीदेंगे, या तो सारा पेमेंट एक साथ कर देंगे, या तो आप कहेंगे कि कुछ पेमेंट हम अभी कर देना जिसको आप डाउन पेमेंट कहते हैं, और फिर कुछ पेमेंट को आप इंस्टॉलमेंट्स में बांध देंगे। तो शेयर में डाउन पेमेंट जैसे तो कुछ नहीं होता, पर शेयर में आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉलमेंट्स में जब पे करते हो, मतलब कुछ एप्लीकेशन में दोगे, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में दोगे, कुछ फर्स्ट कॉल पे दोगे, कुछ सेकंड और फाइनल कॉल पे दे दोगे। दैट इज शेयर कॉल्ड इन क्या बोलते हैं आपका इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो लमसम मेथड में एक साथ आ जाता है। ये देखिए एंट्रीज है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो शेयर एप्लीकेशन, ये वही एंट्री जो आपने 20 बार पढ़ी है, तो उसको बस खाली आपको देखना है। प्रीमियम की एंट्री ये जरूर देख लीजिएगा, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी तो आप पढ़ सकते हैं एंट्रीज, ठीक है। शेयर्स पेबल और इंस्टॉलमेंट में कैसा होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कब, जब आपको एप्लीकेशन मनी, जब भी एप्लीकेशन करना होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज एप्लीकेशन अमाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब हो सकती है, अलॉटमेंट के टाइम। इसके बाद फिर कॉल आती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितना आप करना चाहें वो कॉल मनी होती है। यहाँ इसके बाद से क्या बोलते हैं सबको, इसको सबको बोलेंगे कॉल मनी। क्या बोलेंगे, कॉल मनी। अगर पूछे कॉल मनी क्या है तो वो अलॉटमेंट के बाद वाला है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, तीन ही तरह के होते हैं। अब कॉल आप फर्स्ट करिए, सेकंड करिए, थर्ड करिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिसको हम आप बोलते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट मेथड में, जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, एक सेकंड, ठीक है। इसकी एंट्रीज भी देख लीजिए। जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की एंट्री ये होगी, फिर रिमेनिंग पार पे, प्रीमियम पे ये है, ये एंट्रीज देख लीजिएगा, ठीक है। ये एंट्री केवल आपके लिए लगा दी है, बाकी आपने पढ़ी है, इसके लिए आपने 8-8 नंबर के क्वेश्चन किए हैं। इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं कि आपको एंट्री पढ़नी हो, खाली ये पूछ सकता है कि प्रीमियम की एंट्री इनमें से कौन सी है, तो आपको एंट्री पहचाननी पड़ेगी। इसमें से अलॉटमेंट की एंट्री कौन सी है, या अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री कौन सी है, अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव होने की, जैसे लिखा है ना ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट रिसिप्ट मनी पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आप पहले देख लीजिए, देखिए ड्यू की अलॉटमेंट की एंट्री अलग है ना। तो आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी एंट्री कौन सी है, तो आपको उसको पहचानना है। क्या न्यूमेरिकल आ जाएगा, आपको शेयर एंट्री करनी होगी तो नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतना कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं आता कि आपको शेयर का सब कुछ दे दे और आपसे पूछे बैठ के एंट्री पास करिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड है। केवल एंट्री पहचाननी है, लेकिन हाँ ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री दोनों अलग अलग पहचान सकें, इतना देख लीजिएगा, इसीलिए पीडीएफ में पूरा अटैच कर दिया। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है, तो दो तरीके हैं। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, आपने 100 करोड़ मांगे थे, आपने 100 करोड़ शेयर इशू किए थे, 100 करोड़ लोग खरीदने चाहिए थे, 100 करोड़ शेयर एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। एप्लीकेशन आई कितनी, अब चलिए देखिए मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूँ, आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन, इससे पता चलेगा कि कौन लोग क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं और कौन लोग लेक्चर केवल ले रहे हैं, लेक्चर कथा की तरह सुन रहे हैं, केवल एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल दिया। तो देखना है कि आप लेक्चर ढंग से ले रहे हैं कि नहीं। एक कंडीशन, आपने कितना मांगा है, 100 करोड़ एप्लीकेशन मांगी है, शेयर का प्राइस क्या है जाने दीजिए, 100 करोड़ एप्लीकेशन मांगी है 10 रुपए के रेट से या 1 ही रुपए के रेट से मान लीजिए, ठीक है। कंडीशन ए है 80 करोड़ एप्लीकेशन आई, ठीक है। कंडीशन 2 है 92 करोड़ एप्लीकेशन आई, और कंडीशन 3 है 100 करोड़ एप्लीकेशन आई, ठीक है। तो इनमें से किस किस कंडीशन में शेयर इशू होगा, किस में नहीं इशू होगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ए में इशू होगा कि नहीं, बी में इशू होगा कि नहीं, सी में इशू होगा कि नहीं, और रीजन बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में आपके लिए। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आपने जितना मांगा उससे कम लोगों ने अप्लाई किया। आपने 100 करोड़ कहा था और 70 ने, 60 ने, 80 ने, 90 ने, 92 ने, 98 ने, 99 तक लोग, 99 करोड़ तक के लिए एप्लीकेशन आई, 99.9 करोड़ तक के लिए आई, तो वो क्या है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने 100 करोड़ एप्लीकेशन मांगी थी और 150 करोड़ आ गई। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन कभी किसी केस में होता है, तो बिल्कुल होता है। जो अच्छी गुडविल वाली कंपनीज होती हैं उनके साथ एप्लीकेशन ऐसे ही होता है। जैसे अभी रिसेंटली आप आईपीओ की बात करें तो एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके आईपीओ आया था, इसमें जितना उन्होंने मांगा था उसके कई गुना लोगों ने अप्लाई कर दिया था। क्यों, क्योंकि इसकी इंप्रेशन अच्छी थी, पता है कि शेयर लिस्ट होते ही बहुत ऊपर जाने वाला था। खैर वो शेयर फाइनेंशियल मार्केट आपके काम का नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है। अगर आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी, जैसे रिलायंस, आप लोग अगर आम एग्जांपल देखें, रिलायंस, टाटा, आपको लगता है अगर रिलायंस नया कोई आईपीओ लेकर के आएगा मार्केट में कि हमको इस काम के लिए पैसा चाहिए, तो आपको लगता है रिलायंस जैसी कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। रिलायंस 100 करोड़ अगर एप्लीकेशन लाएगा तो लोग 1000 करोड़, 4000 करोड़ फाइल कर देंगे। इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर इशू होते हैं, पर दो तरीके से, या तो कुछ को देते हैं, कुछ को मना कर देते हैं, लेकिन प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्रो राटा।
प्रो राटा मतलब जैसे किसी ने 100 मांगा तो उसको 1 ही दे दिया, 2 ही दे दिया, किसी ने 10 मांगे उसको 1 दे दिया, किसी ने 50 मांगा उसको 4 दे दिया। मतलब कोशिश करते हैं कि सबको थोड़ा 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 थोड़ा, एक आदमी को सब देने से अच्छा है कि सबको थोड़ा 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 दे दे, दैट इज प्रो राटा। ठीक है, ठीक है। व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब द कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द एप्लीकेंट, सबको तो दे नहीं सकती है, तो इसको किसको करना है, कंपनीज को डिसाइड करना है किसको देना है। डायरेक्टर अलॉट शेयर्स ऑन सम रीजनेबल बेसिस बिकॉज द कंपनी कैन अलॉट, कुछ ही लोगों को दे सकते हैं, कुछ भी रीजनेबल बेसिस लगा सकते हैं। सभी की गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट आउटराइटली एनी एप्लीकेशन फॉर शेयर अनलेस इट हैज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सेंसिबली कोई लॉजिक लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आप नाम देख देख के शेयर दे दे रहे हो जानने वाले, ऐसे तो इस तरह से नहीं होता है। तो आपने कोई प्रॉपर कंडीशन लगाई उसके बाद, नहीं तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है कि प्रोराटा बेसिस पे दे दें, कोशिश मैक्सिमम लोगों को दे सके, इसका प्रयास करना है। ठीक है, अब इन शॉर्ट द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड, टोटल रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन को तो पूरा मना कर दिया। आपने 100 करोड़ की एप्लीकेशन मांगी थी, आपके पास आ गई 900 करोड़ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो 400 करोड़ एप्लीकेशन तो सीधे रिजेक्ट कर दी कि तुमको भैया कुछ नहीं मिलेगा। कुछ को पूरा एक्सेप्ट कर लिया, 50 करोड़ को तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी बचे कितने, तो बाकी बचे 450 करोड़। इन 450 करोड़ एप्लीकेशंस में से लोगों को कितना दे दिया, बाकी शेयर्स दे दिए, बचे हुए शेयर्स दे दिए। ठीक है, 50 मतलब इन 450 करोड़ शेयर्स होल्डर्स को 50 करोड़ की दे दिया। किसी ने 100 मांगा था उसको 10 दे दिया, किसी ने 10 मांगा था उसको 2 दे दिया। इस तरह से प्रो डाटा बेसिस पर अलॉट कर दिया। तो या तो पूरा रिजेक्ट करेंगे कुछ लोगों का पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ लोगों को प्रो डाटा बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, द शेयर, अब इसमें देखिए फॉलोइंग जनरल एंट्रीज टू बी मेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अगर एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ जाती है और आपकी एंट्री एक्सेप्ट हुई है, तो या तो आपको पैसा वापस करें, जिनका रिजेक्ट होगा उनको तो पैसा वापस कर देंगे, तो उसकी एंट्री का तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो सिंपल है भाई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बार बार बताता हूँ मैं आपको। तो कैश अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा, पैसा वापस कर देंगे, वो एंट्री तो सिंपल है। ठीक है, ये एंट्री क्या है कि आपने 100 शेयर मांगे थे, मैंने आपको 60 दिए, 60 शेयर दिए, तो आपके जो 40 शेयर के पैसा है वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो या तो मैं उसको आपको वापस करूं, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, क्योंकि मुझे अलॉटमेंट में तो आपसे पैसा मांगना ही पड़ेगा वापस। तो जनरली कंपनीज क्या करती है, उस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आपसे मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तो उस 60 शेयर का जितना अमाउंट था उसको कम करके फिर मांगूंगा। ठीक है, तो ये एंट्री देख लीजिए, बस शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है विशेष। ठीक है, द कंपनी कैन रिटेन द कॉल्स इन एडवांस एट द मोस्ट अमाउंट, मच अमाउंट इज एज इज सफिशिएंट टू मेक द अलॉटेड शेयर्स फुल्ली पेड अप। कितना कॉल्स इन एडवांस ले सकते हैं, तो मैक्सिमम जितना है, मतलब जितने का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का एप्लीकेशन था, 2 रुपये का अलॉटमेंट था, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल थी और 3 रुपये की सेकंड कॉल थी, मान लीजिए ऐसा था, या इसको ऐसा कर लेते हैं, 3 रुपये का एप्लीकेशन था, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 5-5 हो जाएगा ना। तो आपने मान लीजिए, तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो इनसे, 10 रुपये, ऐसा नहीं कि आप 11 ले लो कॉल्स इन एडवांस में, मैक्सिमम वहीं तक ले सकते हो जितने का पूरा शेयर है, जितने का भी शेयर आपने अलॉट किया है। ठीक है, ये जनरल एंट्री है, सिंपल है। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई टॉपिक अलग से डिफिकल्ट लगते हैं कि आप पेपर 1 में भी अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, नॉर्मली हम पेपर 1 नहीं पढ़ा रहे, हम केवल पेपर 2 पढ़ा रहे हैं, पर अगर पेपर 1 में भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो टफ लग रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे, उस पर टाइम मिल जाएगा तो उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे कि आपके लिए वीडियो बना सकें या कुछ कर सकें। दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन क्यों खोल के रखता हूँ मैं वीडियो का, तो उसका 2 पर्पस है, एक तो आपको फीडबैक देना, पॉजिटिव या नेगेटिव, समझ में आ रहा है तो भी लिखिए कि सर समझ में आ रहा अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो भी लिख दीजिए कि इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए या इसका आंसर दीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकें। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको कुछ फर्दर चाहिए, कोई सेक्शन आपको चाहिए कि सर इसमें थोड़ा डिटेल सेशन चाहिए, या हमको पेपर 1 में ये टॉपिक चाहिए, या कुछ भी और ऐसे कंसर्न है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यूज द कमेंट सेक्शन वाइसली, उसका इस्तेमाल करिए।